नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरों में तापमान के वितरण के बारे में। आखिर महासागरों में तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, उसका हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। इधर एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ है और ये महासागर आप समझ लीजिए। बीच का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये अटलांटिक है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है। इस तरफ आप देखेंगे तो इधर प्रशांत महासागर दिखेगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आर्कटिक, नीचे की ओर अंटार्कटिका। खैर उसमें हमें चीज़ों को नहीं समझना है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे विषुवत रेखा के संदर्भ में हम अक्षांशों को देखते हुए हम देखेंगे कि जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पर जाते हैं तो तापमान में गिरावट क्यों दर्ज होती है, उसका हम जिक्र करेंगे। कहाँ पर तापमान बढ़ता है, कहाँ पर घटता है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। इधर भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तापमान के वितरण की बात करेंगे, तापमान के स्रोत क्या हैं, और हम जो महासागरीय जल है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनको हम देखेंगे। उन सभी कारकों को हम समझेंगे जिनसे तापमान में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तापमान बढ़ेगा या घटेगा, उन सब का हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तापमान का वितरण। वितरण में हम दो तरीके से वितरण को समझते हैं। एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब है समंदर की गहराई में हम जैसे जाते जाते हैं तो तापमान जो होता है वो घटता चला जाता है। और उसी तरीके से जब हम कह सकते हैं एक प्रकार से, जैसे मैंने बताया, क्षैतिज रूप से जब हम देखेंगे तो वह विषुवत रेखा से हम जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो तापमान में जो हमें गिरावट देखने को मिलती है वो क्यों मिलती है उसका हम जिक्र करेंगे। हालांकि विषुवत रेखा की तुलना में जब हम देखते हैं तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा अधिक हमें जरूर देखने को मिलता है। उसका भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों होता है। बाकी आगे चल करके कर्क से हम जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव के जो है तापमान में हमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। अक्षांश के स्तर पर जब हम जाते हैं तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में जो तापमान का जो वेरिएशन होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये आंकड़ा है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। और एक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो प्रशांत महासागर का होता है। तो अभी क्यों होता है उसका भी हम जिक्र आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह विषुवत रेखा से पर जो औसत तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा पर औसत तापमान होता है। लेकिन जब हम कर्क रेखा पर देखते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस है, मकर रेखा पर भी 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्यों होता है इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि दरअसल जो सूरज की स्थिति कुछ ऐसी होती है। सूरज होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में गमन करता रहता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। जहाँ पर हम बात करेंगे जून के महीने में तो सूरज कर्क रेखा पर चमकेगा। सितंबर में जब हम देखेंगे तो आ जाएगा कब? विषुवत रेखा पर। इसके बाद दिसंबर में फिर मकर रेखा पर, दिसंबर के बाद में फिर मार्च में विषुवत रेखा पर, जून में फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से गमन करता है। और जो सूरज का जो गमन है उत्तर और दक्षिण की दिशा में जब देखेंगे, उत्तरायण और दक्षिणायन की दिशा जब होती है तो उसमें जब हम देखेंगे तो जब उत्तरायण की स्थिति में आएंगे तो हम जैसे मान लीजिए सूरज कर्क रेखा पर चमक रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो तापमान वहाँ का बढ़ जाएगा। और जब इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, सूरज दक्षिणी गोलार्ध पर उसकी किरणें लंबवत चमकेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हालांकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे स्थल और जलखंड सबका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब उत्तरायण की स्थिति आती है तो वहाँ भी हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में विषुवत रेखा पर लगभग समान एक एवरेज में टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। चाहे वो गर्मी का महीना हो, चाहे ठंडी का महीना हो, जून हो, जुलाई हो। विषुवत रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लगभग वर्ष भर समान टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है दिन और रात में, लेकिन लगभग एक समान टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं विषुवत रेखा पर जो हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है ये 25 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे जैसे हम जाएंगे ध्रुवों पर माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, -1, -2। ये जो ध्रुवों पर जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएंगे और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर तो यहाँ भी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -1 और -2। तो यही तापमान का वितरण है। वितरण का मतलब है कि यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम। तो वितरण है, उसको प्रभावित कौन कर रहा है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर लेंगे विषुवत रेखा का। विषुवत रेखा के टेम्परेचर को हम लेंगे और हम देखेंगे आखिर यहाँ पर टेम्परेचर कैसे प्रभावित होता है और उसकी तुलना में ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले मैं बता दूँ विषुवत रेखा पर, चूँकि मैं एक एवरेज टेम्परेचर ले रहा हूँ विषुवत रेखा का, और आइए इसको हम समझते हैं। विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले मैं बता दूं वर्ष भर वर्षा होना। वर्ष भर वर्षा होना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विषुवत रेखा पर कहते हैं ना कि शाम को 4 बजे लगभग, शाम को जितनी दिन में खूब गर्मी होती, गर्मी के बाद में वहाँ पर एक प्रकार कह सकते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। बाद में फिर
क्या होता है कि बादल जो होते हैं बरसने लग जाते हैं शाम के टाइम पे, जैसे टेम्परेचर हल्का सा डाउन होता है बारिश होने लगती है। उसी कंडीशन में यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होना, और वर्ष भर वर्षा होने का मतलब यही कि, और दूसरी बात यहाँ पर बादलों का बने रहना, दूसरा कारण है बादल। जब बारिश होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, और दूसरी बात है कि बादल रहते हैं, तो बादलों के रहने की वजह से सूरज की किरणें पड़ती तो हैं, लेकिन कह सकते हैं बादलों से छन के आती हैं, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो एक दो कारण है वर्ष भर वर्षा और बादल, और पीछे हम कारणों की वजह से हम जिक्र करेंगे तो और हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे नदियों का भी पाया जाना है कारण, आप समझ सकते हैं। दूसरा नदियाँ विषुवत रेखीय क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो अपना ठंडा जल ला करके यहाँ पर लाती रहती। हालांकि जो मैंने बताया है कि जो बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि बारिश सिर्फ जल में होती है, मतलब किस महासागरों में होती है, वो विषुवत रेखीय पूरी क्षेत्रों में होती है। तो चाहे यहाँ का क्षेत्र हो, चाहे वो आप अमेजन का वर्षा वन ले लीजिए, चाहे आप जायरे का वन ले लीजिए, जायरे का मतलब कांगो नदी के आसपास का, बेसिन के आसपास का क्षेत्र लीजिए, वहाँ के वन ले लीजिए, या फिर आप और आगे चले जाइए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो हालांकि ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जावा और सुमात्रा भी दिखेगा, उस क्षेत्रों में भी ले लीजिए। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ अपने साथ में खूब बारिश हुई अमेजन के वर्षा वन में, इक्वेडोर का एरिया ले लीजिए, इक्वेडोर के बाद आप ले लीजिए वेनेजुएला हो गया, या आप ब्राज़ील का पूरा वर्षा वन का क्षेत्र ले लेंगे। तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो चूंकि बारिश के बाद में जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ पूरा पानी ले जा करके, अमेजन नदी क्या करती है अपना पूरा पानी ले जा करके यहाँ पर छोड़ देती है। तो ये पानी जो होता है ठंडा होता है, तो ठंडा पानी क्या करता है, ये पानी जो है टेम्परेचर समुद्र का बढ़ने नहीं देता है। इसी तरीके से जायरे नदी हो गई, जायरे नदी भी तापमान को बढ़ने नहीं देती। इसी तरह नाइजर नदी हो गई, ये भी कुछ खास तापमान को बढ़ने नहीं देती। हालांकि नाइजर छोटी है, जायरे काफ़ी बड़ी नदी है। ये नदियाँ जब यहाँ पर गिरती हैं तो यहाँ पर समुद्र के पानी को क्या करती है, ठंडा बनाए रखती हैं। तो इस वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। वर्ष भर वर्षा होना, बादलों का बना रहना, नदियों का यहाँ पर अपवाह क्षेत्र मतलब नदियों का डेल्टाई क्षेत्र यहाँ पर होना, नदियों का गिरना, ये सब कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बन पाता है। और हम आगे आते हैं 27 डिग्री सेल्सियस कर्क और मकर रेखा के आसपास की बात करते हैं। तो यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर हालांकि जो 27 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा है ये वेरी करता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जब सूरज उत्तरायण की स्थिति में होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और जब सूरज दक्षिणायन की स्थिति में आएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। कर्क रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कर्क रेखा मतलब भारत से भी होकर के जो गुजरती है, तो उसमें जब आप देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र आप जाने वहाँ से होते हुए गुजरती है। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो कई सारे मरुस्थलों का होना, मरुस्थल होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नदियाँ कुछ खास यहाँ पर मिलती नहीं हैं। नदियाँ ना मिलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उत्तरायण की स्थिति में जब आप देखेंगे तो सूरज उत्तरायण की स्थिति में आता है तो काफ़ी तेज़ी से गर्मी होती है, बारिश उसकी तुलना में नहीं हो पाती जिस तुलना में विषुवत रेखा पर होती। इसलिए यहाँ पर बारिश का ना होना भी एक तरीके से टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण हो सकते हैं। पहली बात तो रेगिस्तानी क्षेत्रों का होना, दूसरा है सूरज के उत्तरायण होने की स्थिति में यहाँ पर गर्मी का ज़्यादा पड़ना, और बादलों का कम होना। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे थे वर्ष भर वर्षा और बादल थे, हालांकि यहाँ पर मौसमी वर्षा होती है और वर्ष भर बादल तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा अधिक रहता है। हालांकि ठंडियों के मौसम में जब देखेंगे सूरज दक्षिणायन की स्थिति में आ जाएगा तो यहाँ की जो स्थिति थी वो यहाँ बन जाएगी, और यहाँ वाली स्थिति जो गर्मियों के मौसम में फिर वहाँ बन जाएगी। तो दोनों की मौसम के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे वेरी करता रहता है, लेकिन ये वाला जो है ये स्थिर है, ये स्थिर है। स्थिर का मतलब ये है कि ये एक दिन के औसत तापमान में, दिन के औसत तापमान के सापेक्ष स्थिर है। लेकिन ये वाला क्या है, ये दिन के तापमान पे तो है ही खैर, लेकिन साथ साथ में मौसम पे भी डिपेंड है, मतलब ऋतु परिवर्तन पर। ये ऋतु परिवर्तन पे डिपेंड है, ये दिन और रात पे डिपेंड है। दिन और रात का औसत तापमान जो है यहाँ पर लगभग वर्ष भर समान रहता है, और यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के टाइम पे जब हम देखेंगे तो उस पर डिपेंड है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये होता रहता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। लेकिन जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर हम जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब पड़ेगा 66.5 पे आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत जो पड़ता है 66.5 पे, वहाँ पर जब हम देखेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके पीछे कारण यही है टेम्परेचर। एक तो पहली बात तो इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं, ये सन है, ये सन है, सूरज की जो सीधी किरणें बिल्कुल पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, यहाँ पर भी ये मार्च की सिचुएशन हम ले रहे हैं,
यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्क रेखा पर भी आप देखेंगे तो सूरज की किरण सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ रही हैं। और जब देखेंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जैसे जाते जाते हैं तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं। और जितनी तिरछी सूरज की किरणें पड़ेंगी, सीधी ना पड़ेंगी, वहाँ पर जो सूरज का जो कह सकते हैं तापमान है वो सीधी किरणें ना पड़ने की वजह से इसका तापमान जो यहाँ का कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन रहता है। सीधी किरणें ना मिलने की वजह से उसमें यहाँ की कम इसको प्राप्त होती है। और हालांकि जो मैं बना रहा हूँ ये फिगर यहाँ पर कर्क रेखा इस तरह ना होकर के इस तरह है, लेकिन मैं चूंकि नॉर्मल एक फिगर बना के बता रहा हूँ इसलिए आप इसको अभी भी 23.5 डिग्री के झुकाव को हम इस फिगर में नहीं दर्शा रहे हैं। हमें मेन रूप से जानना है कि तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं। तो तिरछी किरणें पड़ेंगी ध्रुवों की ओर। यहाँ पर देखेंगे मतलब जैसे ही कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे हमेशा तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो जितने ऊपर जाएंगे तिरछी किरणें कम, मतलब ज़्यादा तिरछापन ज़्यादा होता चला जाएगा। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ठंडी पड़ती है। ठंडी पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीनलैंड दिखता है, यहाँ पर जलधाराएं वगैरह भी ठंडी बहती हैं। तो जलधाराएं जो ठंडी बहती हैं उसकी वजह से भी यहाँ का तापमान घट जाता है। तापमान घटने की वजह से इस सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर मतलब ध्रुवीय के क्षेत्र में तापमान जो होता है वो घट जाता है। तापमान यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ दिखता है। उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र लीजिए, दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पर तापमान क्या होता है, घटा हुआ रहता है। यहाँ पर तापमान माइनस में लगभग रहता है। हालांकि जो वर्तमान के संदर्भ में जिस तरीके से महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, महासागरों के तापमान बढ़ने की वजह से अंटार्कटिका हो जाए, चाहे वो ग्रीनलैंड हो जाए, यहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने के साथ साथ पर यहाँ पर हिमखंड जिनको हम बोलते हैं, नॉर्मल में आप इसको याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब पिघलती है तो बर्फ़ पिघलने के साथ साथ में बड़े बड़े हिमखंड जो होते हैं वो पिघल करके बहने लग जाते हैं। हिमखंडों के पिघलने की वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र का तापमान और घट जाता है। जब हवाएं चलती हैं तो तापमान घटने के वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तापमान घटने लग जाता है। और हालांकि जब आप देखते हैं जब बर्फ़ पड़ जाती है, मान लीजिए ठंडियों के टाइम पर जब ओलावृष्टि हो जाए, या मान लीजिए कहते हैं पाला पड़ गया, पाला पड़ने के बाद में उस टाइम का ठंडी ज़्यादा रहती है। क्योंकि जब हवा चलती है तो बर्फ़ का जो कह सकते हैं नमी वगैरह उसको उठाती है, ठंडी पूरी तरीके से फैल जाती है। इसी वजह से जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो डाउन होने के बाद हवा चलती है तो इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा आपको मतलब और घटा हुआ लगता है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है। तो ये सिचुएशन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में रहती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया विषुवत रेखा पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसके उससे तुलना में यहाँ पे और ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो होता है वो उच्च दाब का भी क्षेत्र होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। ये 23 डिग्री के आसपास का उच्च दाब का क्षेत्र होता है, तो हवा यहाँ उतरती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, और मतलब टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा रहता है, बारिश नहीं हो पाती है। तो ये तो हो गए बात जो मैंने क्षैतिज वितरण की बताई है। हालांकि जब मैं बताऊँगा तो यहाँ पर जैसे ये वाला पोर्शन आप लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, तो यहाँ पर टेम्परेचर ये तो क्षैतिज वितरण हो गया। लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो गहराई में जाने पर भी टेम्परेचर घटता जाता है, क्योंकि एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद में जैसे हम महासागरों की गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो घटता जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा अंदर पहुँच नहीं पाता है। तो करीब 200 मीटर के आसपास के जैसे हम नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होता है वो काफ़ी तेज़ी से घटने लग जाता है। क्योंकि वहाँ पर प्रकाश होता है वो नीचे नहीं पहुँच पाता है और नीचे लगभग घुप अंधेरा सा रहता है। तो ये वाला क्षेत्र आप जब देखेंगे तो इसमें हम जब देखेंगे तो मान लीजिए जैसे ये महासागर की कोई एक सतह हो गई, ये क्या हो गई, सतह हो गई। सतह के नीचे जैसे हम जाते जाएंगे टेम्परेचर घट जाएगा, और ये टेम्परेचर नीचे जाने पर विषुवत रेखा पर भी 0 डिग्री सेल्सियस आपको मिलने लगेगा। ये क्या होगा, नीचे भी 0 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा विषुवत रेखा, मतलब यहाँ पर भी। जिस तरीके से हम विषुवत रेखा की बात हम तापमान के वितरण में जब हम देखते हैं तो हम जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर बढ़ने पर भी तापमान जिस तरीके से घटता है, उसी तरीके से विषुवत रेखा के नीचे की ओर जाने पर भी तापमान घटता है। तापमान क्या होता है, नीचे घटने लगता है। और यहाँ पर भी जाने पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा। सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और नीचे जाने पर आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा। और यही सिचुएशन यहाँ पर भी रहती है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर भी तापमान आपको नीचे की सतह पर जाएंगे तो घट जाता है और 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस में चला जाता है। तो ये सिचुएशन रहती है। तो उम्मीद करता हूँ नीचे ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए कुछ और चीज़ें वो देख लेते हैं। अब हम तापमान के स्रोत में देखते हैं। स्रोत की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य का एक तो मेन स्रोत तो तापमान का तो एक तो सूर्य है, दूसरा है ज्वालामुखी। आप जान रहे हैं कि जैसे आप प्रशांत महासागर को ले लीजिए, प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है उसके आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं।
हालांकि जब एक तरफ से हम उठाएंगे तो बहुत सारे ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। उनकी हम एक श्रृंखला तो आपको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम चीज़ों को बता दे रहे हैं कि हल्का सा होता कैसे। जैसे यहाँ पर आप शुरू कीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कई सारे एकाकांगुआ होगा, कोटापैक्सी होगा, चिम्बाराजो हो गया, वोल्केन बारू हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो और सारे सेंट हेलेना हो गया, यहाँ पर कटमई पर्वत हो गया। इसी तरीके से जापान में जाएंगे तो फ्यूजियामा से लेकर के बहुत सारे ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। ये ज्वालामुखियों की श्रृंखला हालांकि ये विनाशात्मक प्लेट किनारों की वजह से जो यहाँ पर भूकंप वगैरह मतलब ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, तो इनकी वजह से कई सारे ज्वालामुखी समुद्र में भी पाए जाते हैं। और जब ज्वालामुखी फटते हैं तो समुद्र का तापमान भी बढ़ा देते हैं। समुद्र के तापमान भी हालांकि पर्टिकुलर एरिया में बढ़ता है, और वहाँ का तापमान जब बढ़ता है तो इस तरीके से कह सकते हैं कि तापमान के जो स्रोत हैं महासागर के, वो ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। औसत तापमान महासागरों का 27 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया है, और सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो होता है प्रशांत महासागर का। क्यों होता है? क्योंकि पीछे कारण क्या है कि उसकी सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी वगैरह उसी को मिलता भी है। ठीक है, पानी वगैरह उसका एरिया भी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारकों मैंने नदी बताया है। जब हम महासागरों के पास में देखेंगे तो मान लीजिए जैसे कोई नदी यहाँ पर बह रही है, कोई भी नदी ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ से नदी बना दिया कोलोराडो नदी बाजा प्रायद्वीप के पास से यहीं पर बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। तो जहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास में नदी गिरती है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे महासागरों के अंदर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नदी ठंडा पानी ला करके यहाँ पर गिरा देती है, और जिस दूरी पर जाएंगे ये इस पानी का जो प्रभाव है कम होता चला जाएगा और तापमान बढ़ता हुआ चला जाएगा। अर्थात महासागरों में तटीय क्षेत्रों से जब दूर की मतलब गहरे महासागर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? नदी का ठंडा जल। भूखंडों की स्थिति की भी बात करेंगे। जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं भूखंड कम है, और इस वजह से कह सकते हैं भूखंडों की स्थिति भी यहाँ पर एक मेन फैक्टर रहेगी कि जिस वजह से महासागरों के जल को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ये हो गया, यहाँ से जलधारा बहती, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम बहती। अगर जो ये मान लीजिए यहाँ पर ये चूँकि आप देख रहे हैं फ्लोरिडा नहीं होता तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव और तेज़ी से होता तो ये वाला जो हरमट्टन के आसपास का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, जो ग्रांड बैंक यहाँ पर बनता है, ग्रांड बैंक जो बनेगा ये और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। गर्म का प्रभाव यहाँ पर और ज़्यादा होता है। जब यहाँ पर मान लीजिए ये मतलब कि जो ये जिसको हम बोल रहे हैं ये फ्लोरिडा नहीं होता तो, लेकिन हालांकि मैंने बताया ना भूखंडों की स्थिति भी जैसे होता नहीं, जब महासागरीय जलधाराएं जब पड़ते हैं तो भूखंडों की स्थिति भी काफ़ी मायने रखती है महासागरों की जलधाराओं के चलने के लिए। उसी तरीके से इसमें भी है, और महासागरीय धाराएं भी हैं। जैसे विषुवत रेखा से चलने वाली धारा यहाँ से गर्म पानी उठाते हुए पूरे कह सकते हैं आगे लेकर के चली जाती गर्म पानी, और ठंडी वाली यहाँ पर ठंडा पानी ले आती है। तो ये कह सकते हैं एवरेज में स्थिति बनी रहती है। महासागरीय धाराएं भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक हैं। पवनें भी चलती हैं, तो कह सकते हैं ना सरफेस को छीलते हुए चलती हैं, और छीलते हुए कह सकते हैं एक प्रकार जब चलती हैं तो उनको भी टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। वो पवनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पवन कहाँ से कहाँ पर चल रही है, इसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से महासागरों के तापमान में अंतर हमें देखने को मिलता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक क्यों होता है, यहाँ पर तापमान उससे अधिक क्यों होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम क्यों होता है। इन सबको आप समझ गए होंगे, तो इनको आप समझिए। बाकी परीक्षा में इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न आते हैं उनको मैं आगे चल करके और भी डीप में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से आपको हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।